गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार जैन, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी विद्यालय टोंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम 12th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। इसमें हमने लास्ट 2-3 वीडियोज़ में चार्जेस के बारे में, आवेशों के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं, आवेशों के प्रकार के बारे में बातें कर ली, उनसे संबंधित जितने प्रयोग हैं उनसे संबंधित हम बात कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हमने विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में बात की, जिसमें हमने कहा कि किसी भी वस्तु को अगर आपको आवेशित करना है तो आप इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही वस्तुएं धनावेशित और ऋणावेशित मानी जाती हैं और उन्हीं के आधार पर उन वस्तुओं के द्रव्यमान में परिवर्तन भी होता है। इतनी बात अपन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें है आवेशन की विधियां, यानी अगर हम जब वस्तुओं को आवेशित करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की वजह से या किसी और तरीके से, तो हमारे पास इस आवेशन की कितनी विधियां हैं जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए 3 प्रकार की विधियां हैं। पहली हमारे पास जो आवेशन की विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, जिसे आप घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको? घर्षण विद्युत भी कहते हैं, है ना। या तो इसको बोलें घर्षण द्वारा आवेशन या घर्षण विद्युत। दूसरा हम इसको चालन द्वारा आवेशन, दूसरी विधि अपने पास कौन सी है? चालन द्वारा आवेशन, या जिसे आप चालन बोलें या स्पर्श बोलें, या इसे हम कह सकते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। क्या बोल सकते हैं? संपर्क द्वारा आवेशन। ये हमारे पास दूसरी विधि है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को, पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं, उन पर आवेश दे सकते हैं। तीसरी हमारे पास विधि है वह है प्रेरण द्वारा आवेशन। किस तरह की विधि है? प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 विधियां हैं, इन तीनों विधियों से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक करके इन विधियों को समझते हैं। तो सबसे पहली जो विधि हमारे पास है जिसे अपन कह रहे हैं घर्षण द्वारा आवेशन, या जिसे आपने घर्षण विद्युत भी कहा है, घर्षण द्वारा आवेशन। अब देखिए घर्षण का क्या मतलब है। घर्षण का मतलब यह है कि हम जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को रगड़ते हैं, एक दूसरे पर उनको घर्षित करते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस प्रकार की विधि को हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, जिसका एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं स्टार्टिंग में कि जब भी आप किसी प्लास्टिक के कंघे को जब आपने सूखे बालों में रगड़ते हो तो उस प्लास्टिक के कंघे पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और उसके कारण वो कागज के टुकड़े या घास के तिनके जैसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस विधि के अंदर जो वस्तुएं हम घर्षित कर रहे हैं, जिन वस्तुओं को हम रगड़ रहे हैं, उन पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस विधि में घर्षण द्वारा आवेशन जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से जब विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होंगे, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक वस्तु इसमें धनावेशित हो जाती है और एक वस्तु इसके अंदर ऋणावेशित हो जाती है। इसके लिए हम बहुत छोटे से एग्जाम्पल जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो प्रयोग हैं उनके आधार पर हम देख चुके हैं कि अगर आप एक कांच की छड़ लेते हो और कांच की छड़ को अगर हम रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा कहा जाता है कि रेशम के कपड़े से जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थानांतरित, जो कांच की छड़ है उससे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे कहां पर? रेशम के कपड़े पर। और जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से ये जो कांच की छड़ है ये तो हो जाएगी धनावेशित, यानी यहां तो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी, और जो रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है, ये हो जाएगा आपका ऋणावेशित, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो इस प्रकार जब हम रेशम के कपड़े को कांच की छड़ पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे किस पर? रेशम के कपड़े पर। तो ये तो हो जाएगी कैसी अपनी? धनावेशित, और दूसरी वाली अपनी हो जाएगी कौन सी? ऋणावेशित। यानी रेशम का कपड़ा कैसा हो गया? तो ये तो इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इसको हम किससे शो कर सकते हैं? धनावेशित, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के प्रकार आपको बता रखे हैं। क्लियर? अब इसी तरीके से इसी घर्षण के अंदर एग्जांपल आपने लिया था कि जो एबोनाइट की छड़ है, उस एबोनाइट की छड़ पर अगर हम बिल्ली की खाल से, जिसे आप समूर कह रहे हैं,
अगर उस बिल्ली की खाल से रगड़ें तो क्या स्थिति होगी? ऐसा कहा जाता है कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे? इसके अंदर ट्रांसफर होंगे। किसकी वजह से? संपर्क की वजह से, इसको रगड़ने की वजह से, इसको घर्षण करने की वजह से। और जैसे ही बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो निश्चित रूप से ये जो छड़ है ये ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है। तो एबोनाइट की जो छड़ होगी ये कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाती है। और आपका जो ये बिल्ली की खाल है इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु धनावेशित और एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इसी प्रकार जब बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ को रगड़ेंगे तो एक वस्तु धनावेशित और एक दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को तांबे की छड़ को लेके करें, इसका वो ध्यान से देखिए, मैं जो तांबे की छड़ का एक्सपेरिमेंट है ये दो प्रकार से करूंगा। अगर मैंने अपने हाथ से तांबे की छड़ को पकड़ रखा है और फिर अगर मैं उसके ऊपर घर्षण करता हूँ, उस पर आवेश उत्पन्न करता हूँ, तो होता क्या है कि उस पर जो आवेश उत्पन्न हुआ वो हमारे शरीर के द्वारा होते हुए सीधे पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, जिसे आप भू संपर्कित कहते हैं। तो भू संपर्कित होते हुए सीधे अंदर पृथ्वी में चले जाएंगे, यानी कि वो तांबे की छड़ इस स्थिति में आवेशित नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने इसी तांबे की छड़ पर एक अचालक कुचालक पदार्थ का एक हैंडल मैंने लगा लिया और उस कुचालक पदार्थ के हैंडल से मैं अगर तांबे की छड़ को पकड़ता हूं और फिर उसके ऊपर घर्षण करता हूं तो निश्चित रूप से वो तांबे की छड़ आवेशित हो जाती है, जिसे आप ऊनी कपड़े से या ऊनी जो रेशमी कपड़ा है उससे आप इस तांबे की छड़ को रगड़ सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? जब आप अपने हाथ से डायरेक्टली तांबे की छड़ को पकड़ रहे हैं तब तो आवेशित नहीं होगी, क्योंकि सारा आवेश कहाँ चला गया? पृथ्वी के अंदर चला जाएगा हमारे शरीर से होते हुए। लेकिन जब आप इस तांबे की छड़ को किसी कुचालक वस्तु से पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो आवेशित होने लग जाएगी, क्योंकि वो फिर आवेश हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने वाले हैं, पृथ्वी में प्रवेश नहीं करने वाले हैं। तो घर्षण द्वारा जो आवेशन हम कर रहे हैं इस विधि को आप बहुत अच्छे से देख लें। इसमें एक वस्तु धनावेशित और एक वस्तु ऋणावेशित है। इसमें वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाके एक दूसरे से रगड़ा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था अपन यहाँ पर कर रहे हैं। ये आपकी पहली विधि है जिसमें अपन कहा घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसी प्रकार की जो दूसरी विधि है जिसे अपन कह रहे हैं चालन या संपर्क, चालन या संपर्क द्वारा आवेशन, उसको ध्यान से देखिए। चालन और संपर्क द्वारा आवेशन या स्पर्श द्वारा आवेशन का क्या मतलब है? यानी कि जब दो वस्तुओं को हम बिना रगड़े एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, या यूं हम यूं कहते हैं कि किसी एक आवेशित वस्तु के संपर्क में जब किसी दूसरी अनावेशित वस्तु को रखा जाता है, चालक वस्तु को रखा, चालक ही होनी चाहिए क्योंकि चालन किस में होगा? चालक वस्तु में होगा। तो जब भी एक किसी चालक आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी अन्य चालक अनावेशित वस्तु रखा जाता है तो निश्चित रूप से उनमें आवेशों का आदान प्रदान होता है। और कब तक होगा? जब तक कि दोनों पर आवेश बराबर मात्रा में नहीं आ जाते हैं। क्लियर? तो उस विधि को अपन यहाँ पर देखना चाहते हैं, चालन और संपर्क यानी चालन द्वारा आवेशन। जो आपकी दूसरी विधि है उसको लिख रहे हैं अपन चालन द्वारा आवेशन। तो इस विधि में देखिए आप क्या खास बात है कि आपके पास मान लीजिए एक पहली स्थिति में चालक गोला है। ये चालक गोला आवेशित है और इस चालक गोले को हमने एक कुचालक स्टैंड पर, ये कैसा है? कुचालक स्टैंड। कुचालक स्टैंड क्यों लिया? ताकि इसका जो आवेश है वो स्टैंड के अंदर प्रवेश नहीं करे। तो इस प्रकार चालक गोला अपन ने लिया। दूसरा चालक गोला जो है ये इस तरह से है। दूसरा चालक गोला ये होगा, लेकिन ये कैसा है? ये अनावेशित है। दूसरा चालक गोला कैसा होगा? अनावेशित है, लेकिन ये कैसा है? आवेशित है। क्लियर? जब हम इन दोनों को अगले स्टेप में संपर्क में लाते हैं, दूसरी स्टेप में इन दोनों को जब संपर्क में लाते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? इस तरह से आप इन दोनों को संपर्क में लीजिए तो जितना भी आवेश है वो दोनों गोलों पर स्थानांतरित होने लगता है। किस तरह से होगा स्थानांतरित? देखिए आप, इस तरह से ये दोनों गोलों पर स्थानांतरित होने लगता है। क्लियर? और तीसरी स्टेप में जब इन दोनों गोलों को मैं अलग अलग कर देता हूं, इनके बीच की दूरी को बढ़ा देता हूं, तब इन दोनों गोलों पर आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि इन दोनों गोलों पर जो आवेश की प्रकृति होगी वो निश्चित रूप से समान होगी। यानी ये वाला गोला भी धनावेशित होगा
और ये वाला गोला भी कैसा होगा, धनावेशित होगा। पिछली जो विधि अपन ने पढ़ी है उसके अंदर एक वस्तु यानी कि घर्षण द्वारा जो आवेशन था इसमें एक वस्तु धनावेशित और एक वस्तु ऋणावेशित हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस चालन द्वारा विधि में दोनों वस्तुएं समान आवेश से, समान प्रकृति के आवेश से आवेशित होती हैं। क्लियर? तो 3 स्टेप है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना। आप चाहें तो वस्तु को ऋणावेशित भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऋणावेश ले लेंगे, फिर इसको इसके संपर्क में रखेंगे तो आवेश इस पर स्थानांतरित हुए संपर्क होने से। हमने रबिंग नहीं की, हमने इनको रगड़ा नहीं है, केवल आपस में इनको संपर्क में रखा है, इसलिए अपन इसको स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशन भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपको संपर्क द्वारा आवेशन में आपको समान प्रकृति के आवेश यहाँ पर मिलेंगे दोनों वस्तुओं पर। ठीक बात है? तो ये 2 विधियां अपन देख चुके हैं, जिसमें पहली घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरी चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन, जिस प्रकार हम आवेश ले सकते हैं। तीसरी जो हमारे पास विधि है वो किस प्रकार की है? तीसरी विधि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किस तरह की विधि है तीसरी विधि आपके पास है प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तीसरी विधि कौन सी है? ये वाली, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है? ऊपर की दोनों वस्तुओं में, ऊपर की दोनों विधियों में तो हमने वस्तुओं को आपस में संपर्क में रखा है। एक में संपर्क में लाके घर्षण किया, रगड़ा इनको, और दूसरे में केवल संपर्क में रखा। लेकिन जो तीसरी विधि है इसमें हम वस्तुओं को आपस में संपर्क में नहीं रखते हैं। हम किसी एक अनावेशित वस्तु के पास में जब कोई दूसरी आवेशित वस्तु लाते हैं, दूर रखते हैं, तो प्रेरण के कारण ही उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि के अंदर भी कौन सा होगा? विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन ध्यान रहे इसमें हम वस्तुओं को आपस में संपर्क में नहीं रख रहे हैं। इसमें वो गुण काम आएगा आवेश का कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रेरण विधि के अंदर हम बिना संपर्क में रखे, बिना स्पर्श करे भी वस्तुओं को आवेशित करते हैं और इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। इस विधि को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में 3-4 स्टेप्स हैं, उन 3-4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। पहला, वही पिछली बार की तरह, एक आपको चालक गोला लेना है जो कि किस पे रखा है? कुचालक स्टैंड पे रखा है। किस पे रखा होगा? कुचालक स्टैंड पे। और ये आपका क्या है? चालक गोला, जो कि कैसा है? अभी अनावेशित है। अभी ये कैसा है? इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। लेकिन जब दूसरे स्टेप में मैं इस गोले के पास में कोई आवेशित छड़ लाता हूं, आवेशित वस्तु लाता हूं, तो क्या स्थिति होगी वो आपको देखना है। ये गोला मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये इसका स्टैंड है, और हम क्या करते हैं? इसके पास में इस प्रकार से एक आवेशित जो वस्तु है वो लेकर आते हैं, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ऋणावेशित छड़ में लेकर आता हूँ। कौन सी लाएंगे? ध्यान रहे हमने इन दोनों वस्तुओं को कहीं पर भी स्पर्श नहीं किया है, कहीं पर भी स्पर्श नहीं किया है। ये दोनों एक दूसरे से दूर रखी हैं। लेकिन होगा क्या? इस चालक गोले में आवेश इसके खुद के उपस्थित है, इसमें धनावेश भी है, इसमें ऋणावेश भी है। तो इस ऋणावेशित छड़ के आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण इसके धन और ऋणावेश क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब इस ऋणावेश के आकर्षण के कारण इसके जितने भी धनावेश थे वो सब इस गोले के इस कॉर्नर पर इकट्ठे हो जाएंगे, और इस ऋणावेश के प्रतिकर्षण के कारण इस गोले के जितने भी ऋणावेश हैं वो सभी इस गोले के दूसरे कोने पर इकट्ठे एकत्रित हो जाते हैं। ये आपकी दूसरी स्टेप है। तीसरे स्टेप में अगर मैं ये करना चाहूँ कि ये जो ऋणावेशित वाला भाग है, ये जो कोना है, इसको अगर हम भू संपर्कित कर दें और छड़ को लगे रहने दें, छड़ अभी तक भी कनेक्टेड है, यहाँ पर इसके पास में रखी हुई ऋणावेशित छड़, तो इसके आकर्षण में निश्चित रूप से ये धनावेश तो यहाँ होगा ही होगा। जो ऋणावेश है उसको हम क्या कर देते हैं? भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देंगे? इसको भू संपर्कित कर देते हैं। जैसे भू संपर्कित करेंगे, जितना भी इलेक्ट्रॉन है, जितना भी ऋणावेश है, वो सारा का सारा इस पृथ्वी के अंदर इस तार के द्वारा इसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित है। क्लियर? तो अब क्या बचेगा? चौथी स्टेप में हमारा जो गोला है उस पर केवल एक ही प्रकार का आवेश बचा हुआ है। ये छड़ यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू लगी हुई है, और हम क्या देखते हैं कि इसके आकर्षण के कारण अभी यहाँ पर ये आवेश एक कॉर्नर पर एकत्रित है। चौथी स्टेप में। अगर पांचवी स्टेप में
इसमें आप चाहें तो भू संपर्कण दिखा सकते हैं। अगर हम पांचवें स्टेप में भू संपर्कण भी हटा दें और इस आवेशित छड़ को भी हटा दें यहाँ से, तो अगले स्टेप में होगा क्या कि इस गोले पर जितना भी धनावेश आया था वो धनावेश जो एक कोने पर एकत्रित था, इस कंडीशन में ये भू संपर्कण और छड़ हटाने पर कंप्लीटली इस गोले के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आरंभ में जो आपके पास अनावेशित गोला था वो धनावेशित हो जाता है। ये किससे हो जाएगा, धनावेशित गोला बन जाता है। कब बना धनावेशित, जब हम इसके ऊपर क्या लेकर आए, जब हम इसके पास में एक ऋणावेशित छड़ लेकर आए। अगर आप इसके स्थान पर धनावेशित छड़ लेकर आते हैं तो धनावेशित छड़ लाने पर गोला कैसा हो जाएगा, इसका विपरीत आवेश से आवेशित, यानी कि ये ऋणावेशित हो जाएगा। इस प्रकार से प्रेरण द्वारा यानी दो वस्तुओं को एक दूसरे के पास में रखकर हम इस प्रकार के आवेशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। अभी हमने एक गोले को आवेशित किया है, आप इसी विधि से दो गोलों को भी, दो वस्तुओं को भी आवेशित कर सकते हैं। उस विधि को भी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 4 5 स्टेप उसमें भी है। प्रेरण द्वारा आवेशन की अपन बात कर रहे हैं और एक वस्तु के बजाय अब हम कितनों को, अब हम दो वस्तुओं को आवेशित करना चाहते हैं। तो दो वस्तुओं को आवेशित करने के लिए भी आप इसी प्रकार की विधि का उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें पहली विधि हम क्या करते हैं, दो इस प्रकार के चालक गोले लेते हैं जो कि कुचालक स्टैंड पर रखे हैं, ये एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। ये इसकी पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में ये दोनों गोले कैसे हैं, आरंभ में ये दोनों गोले कैसे हैं, अनावेशित हैं। क्लियर, ये अनावेशित होंगे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों गोलों के पास में पिछली बार की तरह एक आवेशित छड़ लेकर आते हैं। क्या लेकर आएंगे, एक आवेशित छड़। और आप चाहें तो धनात्मक भी ले लें, आप चाहें तो ऋणात्मक भी ले लें। मैं ऋणात्मक छड़ लेकर आता हूं। होगा क्या, इस ऋणात्मक छड़ के कारण निश्चित रूप से इन दोनों गोलों के जो आवेश हैं, ये आवेश इधर उधर गति करेंगे। और किस तरह से गति करते हैं, इसके आकर्षण के कारण इसका धनावेश यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, इसका ऋणावेश यहाँ कलेक्ट हो जाएगा प्रतिकर्षण के कारण। इसी प्रकार इस ऋणावेश के आकर्षण के कारण इसका धनावेश इस गोले के कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाएगा और इसके प्रतिकर्षण के कारण इसका ऋणावेश इस स्थिति में यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये इस तरह से दोनों गोलों पर आवेशों का सेपरेशन हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण। अब चूंकि दोनों गोले संपर्क में हैं तो यहाँ का ऋणावेश यहाँ के धनावेश को क्या करता है, पूरी तरह से निरस्त कर देता है। तो अगली स्टेप में हम ये देख सकते हैं, थर्ड स्टेप में, कि जब आपने इन दोनों गोलों को संपर्क में रखा हुआ है तो निश्चित रूप से इन दोनों गोलों पर जो आवेश आया वो किस प्रकार का, जबकि आपने छड़ अभी इनके पास में रखी हुई है तो यहाँ पर तो जो धनावेश है वो कलेक्ट रहेगा और यहाँ पर जो है वो ऋणावेश कलेक्ट रहता है। अब इस स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि जो सेकंड गोला है, इन दोनों गोलों को अगर मैं अलग अलग करूं और इस वस्तु को भी अगर मैं यहीं पर रखूं तो इस स्थिति में भी यही बनी रहेगी। फोर्थ स्टेप, इन दोनों गोलों को आप अलग अलग कर दीजिए इस तरह से, और इस आवेशित छड़ को भी जो हमने लगा रखी थी इसको भी हटा लीजिए। इस छड़ को भी हम हटा लेते हैं और इन दोनों गोलों को दूर दूर कर देते हैं। तो ये जो धनावेश है इस ऋणावेश के आकर्षण के कारण इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर ये कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो आवेश थे वो इधर शिफ्ट हो गए, ये वाला आवेश इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। और अगले स्टेप में जब मैं इन दोनों गोलों के बीच की दूरी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, उस स्थिति में इन दोनों गोलों पर जो आवेश एक कोने में एकत्रित थे ये इन दोनों गोलों पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। यानी ये तो हो जाएगा धनावेशित गोला और ये हो जाएगा आपका ऋणावेशित गोला। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इस प्रकार आप जब दो अनावेशित गोले लेकर चले थे, प्रेरण के द्वारा इस ऋणावेशित छड़ से यहाँ पर आवेश उत्पन्न हुए, ये निरस्त हुए, फिर हमने इन दोनों गोलों को अलग अलग किया, अलग अलग करते और छड़ को हटाते ये दोनों आवेश एक दूसरे के आकर्षण में आए और उसके बाद जब इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो इस प्रकार ये दोनों अलग अलग आवेश से आवेशित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम 3 विधियों के द्वारा वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। पहला हमारा था घर्षण द्वारा, दूसरा चालन द्वारा और तीसरा प्रेरण के द्वारा। इस प्रकार आप वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे
वो आवेशों से संबंधित आवेशों के जो गुण हैं उन्हीं से संबंधित थोड़ी सी और बात करेंगे। एक विद्युतदर्शी भी अपन बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।